आइए बच्चों, केमिस्ट्री का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर अगर हम लोग देखें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH आपने लिया है, इस पर HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 लगा है। देखो HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर वाटर को आप ऐड करने जा रहे हैं, वो भी मीडियम कैसा रख रहे हैं, एसिडिक। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप वाटर को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो CH3COH और डबल बॉन्ड CH2 ये कंपाउंड बनेगा। अब चूंकि ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, तो ये अपने आप को टॉटोमराइज करेगा और टॉटोमराइज करके कीटो में कन्वर्ट करेगा। H यहाँ से यहाँ जाएगा, डबल नीचे सिंगल ऊपर, तो आंसर हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी इस कंपाउंड का नाम होगा 2-ब्यूटेनोन। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। तो पहले कंपाउंड ये वाला बना और फिर ये अपने आप को टॉटोमराइज करके 2-ब्यूटेनोन में कन्वर्ट करेगा। कह रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर लगाया गया है। वाटर से कोई मतलब नहीं है, वाटर सिर्फ एक सॉल्वेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे कन्वर्ट करेगा CH2OH में। सॉरी, यहाँ पर रिंग नहीं है तो रिंग को बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे किसमें कन्वर्ट करेगा, CH2OH में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, ये COH को CH2OH में बदलेगा। और PCC का एक काम है, PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये CH2OH को यानी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। बी मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो बी मेजर प्रोडक्ट में आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिस्टिडीन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। मायोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, नहीं, ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है। और ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, हाँ बिल्कुल सही है। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता। द करेक्ट स्टेटमेंट आ, तो ए और सी आंसर इसका करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है। बी वाला करेक्ट नहीं है, वो ग्लोबुलर नहीं बल्कि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको पहचानना है कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कौन कौन से हैं। तो जब हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एंटी एरोमेटिक में देखना पड़ेगा, एंटी एरोमेटिक में 1,3 साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन। अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा 1 2 3। और अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल इसमें ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। यानी ए का आंसर हो जाएगा फोर्थ। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जिसमें चेन में एटम सारे कार्बन ना हो, इसके अलावा भी कोई एक एटम हो। तो ये एग्जाम्पल किसका है, पायरॉल का है। और हम लोग पायरॉल को देखें तो पायरॉल में यहाँ नाइट्रोजन होता है और ये आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। हकल्स रूल को ये भी फॉलो करता है। इसमें भी इस लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काउंट करते हैं, तो 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माने जाते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में बी का थर्ड होगा। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसके अंदर बेंजीन भी हो और एरोमेटिक भी हो, तो वैसा एनिलीन है, एनिलीन के अंदर बेंजीन रिंग होती है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन आता है। मैंने आप लोगों को क्लास में भी ये बताया हुआ है कि इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, इसका टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टब शेप्ड। और टब शेप्ड स्ट्रक्चर होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। तो अब आप मैच कर लीजिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। नेक्स्ट आइए, Which of the following will give fastest nucleophilic addition reaction? बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज देते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर देते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर देते हैं एलिफैटिक कीटोन, फिर देते हैं एरोमेटिक कीटोन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्डिहाइड्स में जो स्टेरिक फैक्टर है बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ दो बातों पर मामला डिपेंड करता है कि स्टेरिक फैक्टर और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को देखेंगे तो इसमें कोई भी स्टेरिक फैक्टर काम यहाँ नहीं करेगा, कोई भी स्टेरिक फैक्टर यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी स्टेरिक फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा। और दूसरी बात है यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना।
ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे तेज फॉर्मल्डिहाइड का होगा, फॉर्मल्डिहाइड के बाद एस्टरेडिहाइड का होगा, देन बेंजोडिहाइड का होगा और देन एसीटोन का होगा। ये ऑर्डर भी फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट है CH3COH पर आपने PCl5 लगाया तो ये बना देगा CH3COCl, और CH3COCl पर आपने बेंजीन लगाई इन टर्म्स ऑफ AlCl3। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर यहाँ COCl आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, सॉरी वहाँ गलत बना दिया मैंने, COCH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? COCH3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3CO पॉजिटिव। एसाइलियम है, ये एसिटाइलेशन का प्रोसेस है, और यहाँ पर फॉर्मेशन एसिटोफेनोन का होता हुआ दिखाई देगा। तो आंसर कौन सही हो जाएगा? फोर्थ। द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय C1 C2 कार्बन रिस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड में C1 और C2, चूंकि इधर साइड से साइनाइड है, फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग इधर से ही होगी 1 2 3 4, और चूंकि साइनाइड में इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp होगी, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसकी होगी sp2। तो अगर पूछा जाए कि C1 और C2 यहाँ हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp एंड sp2 आंसर इसका सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, हाइपर कंजुगेशन किस में पाया जाएगा? पहले वाले में यहाँ अल्फा कार्बन तो है लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ अल्फा कार्बन भी है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन इस अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्रिजेड कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। यहाँ आओ, फिनाइल है, इधर साइड से नहीं आएगा, लेकिन ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसमें हाइपर कंजुगेशन आएगा। यहाँ पर आओ, फिनाइल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। और जबकि यहाँ आओ तो यहाँ पर इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्डेड भी है। क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन को सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, और उससे जुड़ा हुआ कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये भी शो करेगा, यानी सेकंड और फोर्थ शो करते हुए दिखाई देंगे। तो आंसर हो गया फोर्थ। The possible set of 4 quantum numbers of the valence electron of gallium atom। गैलियम पे अगर हम लोग देखें तो Z31 है। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अगर हम लोग लिखें तो आर्गन, इसके बाद 3d और इसके बाद 4s, तो 4s2 3d 10, यहाँ तक तो 30 हो जाता है, क्योंकि 18 है, 18 10 28 तो 30। अब इसके बाद आएगा 4p1, यानी इसी के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स का सेट निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जाएंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 4। L की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 1, क्योंकि P है तो P के लिए L की वैल्यू 1 होगी। और M की वैल्यू जब लिखेंगे तो -1 0 +1 तीन वैल्यूज हो सकती, और यहाँ चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो -1 या +1 कोई भी आप ले सकते हैं, मतलब 1। और S की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो +½ -½ तो देखो यहाँ पर 1 लिखी गई है, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड सही है। तो 4 1 1 और +½ ठीक है ना, 4 1 1 और +½ इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। When copper is reacted with dilute HNO3 रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद करनी चाहिए कि डायल्यूट HNO3 से रिएक्शन पर CuNO3 का होल ट्वाइस NO और H2O बनता है। इसका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ सही। NO बनता है, NO2 नहीं बनता। The bond order is of 2.5 is given by, सभी बच्चों को याद होगा, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलते हैं 1.5 होगा, और इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। ये सभी बच्चों को बता दिया होगा। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज करता है। 60 का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट? देखो बेटा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट तब होगा जब सारे बॉन्ड मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो भाई फर्स्ट वाले में सारे बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एक्चुअली इसका सीशॉ शेप होता है, SF, यहाँ पर F और यहाँ पर F होगा, और यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर भी। एक कंडीशन है कि डाइपोल मोमेंट 0 होने के लिए क्या जरूरी है कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए एक, और सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सारे एटम सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम जुड़े हुए सारे एटम सेम है, लेकिन लोन पेयर आ गया तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। BF3 में डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, SiF4 में डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि ना तो बोरॉन के पास कोई लोन पेयर है ना सिलिकॉन के पास। HCF4 में अगर हम लोग देखेंगे तो ज़ीनॉन के पास 2 लोन पेयर हैं, इसके बावजूद इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और ऐसा इसलिए हो जाता है डाइपोल मोमेंट 0 क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट में जो लोन पेयर हैं ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं,
इसका बॉन्ड मोमेंट इसे कैंसिल कर देगा, इसका बॉन्ड मोमेंट ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे और ये बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो रिजल्टेंट इसका 0 आएगा। तो XCF4 में तो म्यू की वैल्यू 0 आएगी लोन पेयर होने के बावजूद, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर होने के कारण डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही है, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फॉर्म्स सॉल्ट, बिल्कुल सही। एनिलीन की रिएक्शन जब आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए कराते हैं, आप एनिलीन को लेते हैं और आप सोचते हैं कि भाई हम इस पर CH3Cl लगा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3, तो हमको लगता है यहाँ से CH3 पॉजिटिव जनरेट होगा, वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पर। ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ये काम करने लगता है एक लुईस बेस की तरह, और जबकि ये है आपका एक लुईस एसिड। तो लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट बना देते हैं, यानी यहाँ C6H5NH2 के पास जैसे ही AlCl3 आएगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा और यहाँ पर C6H5NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव टाइप का एक क्या बन जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो असर्शन भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर 4th हो जाएगा। RBr पर मैग्नीशियम लगाया तो फॉर्मेशन RMgBr का होगा, और इस पर जैसे ही D2O लगाएंगे तो MgBr हट करके यहाँ RD बनता है। अब वो कह रहे हैं कि जो D आ रहा है तो IUPAC नेम ऑफ A क्या होगा, तो भैया देखो D यहाँ पर आया है, इसका मतलब है कि ये जो Y है ये आपका आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रहा होगा, क्योंकि इसी की जगह हट करके D आया है, तो इसका मतलब ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रहा होगा। तो अगर ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है तभी इस पर मैग्नीशियम लगाने पर आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, और जिस पर हम वाटर लगाएंगे तो यहाँ H ये पूरा हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन इसका IUPAC नेम होगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। Which of following is a chiral molecule? chiral के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, तो ये chiral कार्बन है, बिल्कुल सही है। ये chiral नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये chiral नहीं है क्योंकि 2 एथाइल दिख रहे हैं, ये भी एथाइल है, उधर से ये भी एथाइल है, ये भी एथाइल और ये भी एथाइल है। ये भी chiral नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। chiral सिर्फ कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला chiral। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग ऑक्सीजन फैमिली में जाएं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन सबसे नीचे आता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, सबसे कम नेगेटिव होती है। कारण ये है कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन डालने पर उतनी एनर्जी नहीं निकलती जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीचे लिख रहे हैं ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ कैल्कोजन फैमिली, हाँ बिल्कुल सही है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। Effective nuclear charge experienced by a valence electron in an atom will be less than the actual charge of the nucleus, बिल्कुल सही। जो न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज है वो ज्यादा होगा, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें तो वो काउंटर बैलेंस करता है किसे, शील्डिंग इफेक्ट को। सो शील्डिंग इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज बचता है उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZEFF इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Z माइनस सिग्मा। तो ऑब्वियस बात है Z इफेक्टिव हमेशा क्या होगा, लेस देन ही होगा Z से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सिग्मा घटा रहे हैं। एंड वी मूव एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं भाई, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। Identify the correct statement among the following. Cr+2 is an oxidizing agent and Mn+3 is a reducing agent, नहीं गलत है। Cr+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, Cr+2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरे का रिडक्शन करता है और अपना ऑक्सीडेशन करता है, अपने आप को Cr+2 से Cr+3 में ले जाने का प्रयास करता है, मतलब अपना ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे का रिडक्शन करेगा, क्योंकि Cr की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है T2G के हाफ फिल्ड हो जाने के कारण,
इस तरह से Mn+3 को अगर हम लोग देखें तो Mn+3 अपने आप को Mn+2 में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, क्योंकि यहाँ आपको 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि Mn+3 एक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अपना रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। The third ionization enthalpy of Mn is higher than Fe, बिल्कुल सही। Mn में अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, तो इसका आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 3d5। और आयरन में जब आप इलेक्ट्रॉन 2 निकालेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6। किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? Mn+2 से, क्योंकि इसका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn इज हायर देन Fe, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। Cu+2 is less stable than Cu+3, Cu+ in aqueous solution गलत है। Cu+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्यूप्रिक आयन ज्यादा स्टेबल होता है क्यूप्रस आयन से वाटर में, क्योंकि वहां हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर काम करता है। और Zn has the highest enthalpy of atomization 3d6, बिल्कुल गलत है। इसकी हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट एंथैल्पी होती है अपने ग्रुप में, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 होती है। तो इसका सही स्टेटमेंट केवल सेकंड वाला होगा। The most suitable reagent for the following conversion is, देखो आप देख रहे होगे ये एल्काइन है, बस एल्काइन को ट्रांस में कन्वर्ट किया गया है। तो आप लोगों को 2 रिएजेंट याद होंगे, एक लिंडलार कैटलिस्ट और एक बर्च रिडक्शन। लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो नॉन टर्मिनल एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करती है, जबकि बर्च रिडक्शन ट्रांस में। तो बर्च रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम इन टर्म्स ऑफ लिक्विड अमोनिया, हम लोग प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन सोडियम इन टर्म्स ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। The compound which will involve carbon dioxide on reaction with sodium bicarbonate। देखो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट से वही कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करेगा जो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, उसमें सॉल्युबल होगा। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो सब सोडियम कार्बोनेट के साथ टेस्ट देते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लें और इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ करा देंगे तो यहाँ आपको RCOONA मिलेगा, प्लस साथ में H2O मिलेगा, और प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस मिलेंगी। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा वही यहाँ टेस्ट देगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं। फिनॉल कम एसिडिक होता है, अल्कोहल तो बहुत ही कम एसिडिक होते हैं, ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ। सिर्फ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी बेंजोइक एसिड, अगर मान लो एरोमेटिक कंपाउंड इसकी तुलना बेंजोइक एसिड से करें तो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है, यानी पिक्रिक एसिड है ये बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। तो जब बेंजोइक एसिड टेस्ट देता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो पिक्रिक एसिड भी टेस्ट देता हुआ आपको दिखाई देगा। सोडियम कार्बोनेट ले लें या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, हमने तो सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दिया है, या सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम टेस्ट आएगा। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हीट करने पर ये सोडियम सॉल्ट बनाएगा, वाटर और प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस आपको मिलती हुई दिखाई देगी। Which of the following is the dehydrated most easily in acidic medium? डिहाइड्रेटेड वो आसानी से हो जाएगा जो अल्कोहल सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। अगर आप यहां से देखें तो इसके डिहाइड्रेशन से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके डिहाइड्रेशन से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके डिहाइड्रेशन से 2 डिग्री बनेगा, और जबकि इसके डिहाइड्रेशन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यानी सबसे आसानी से डिहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। करेक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखो बेटा इसमें काम करता है ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट से ये जो ऑर्थो डेरिवेटिव है ये सबसे स्ट्रांग हो जाता है। सबसे स्ट्रांग कौन हो जाएगा? सेकंड। सेकंड के बाद आएगा आपका फर्स्ट, सबसे स्ट्रांग होगा सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। अब यहां देखें तो ये तो प्लस आई देगा, और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। यहाँ प्लस आई भी देगा और साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन भी देगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। तो इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। तो पहले बेंजोइक एसिड, फिर मेटा, फिर पैरा। तो पहले आया बेंजोइक एसिड, फिर मेटा, मेटा यानी थर्ड, और थर्ड के बाद फिर आएगा पैरा यानी कि फोर्थ। आंसर आएगा सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, ठीक है ना। सेकंड सबसे ज्यादा हो गया सेकंड, सेकंड के बाद हो गया आपका फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो आंसर सेकंड सही हो गया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये सेकंड में भी तो सर प्लस आई है और साथ में हाइपर कंजुगेशन है, तो सर इसके तो एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इफेक्ट काम करता है जिसे हम लोग कहते हैं सर इफेक्ट। सर का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। ये इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग बेंजोइक एसिड को देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका बेंजोइक एसिड है और यहाँ CH3 है। जब ये प्रोटॉन को लूज करेगा तो ये बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन करेगा, और बेंजोएट आयन को देख लो ऐसे बना देगा ये बेंजोएट आयन।
ये बेंजोएट आयन बनाएगा। एक तरह से टॉलुएट आयन है, जिसको हम लोग ऑर्थो टॉल्विक एसिड, मेटा टॉल्विक एसिड, पैरा टॉल्विक एसिड बोलते हैं। जो बेंजोएट आयन है उसमें थोड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का चक्कर है, कमी होती है। कारण क्या है कि इसका नेगेटिव चार्ज इतना प्रॉपर इधर डीलोकलाइज नहीं हो पाता था। क्यों? बेंजोएट आयन के केस में, प्योर बेंजोएट आयन, जैसे प्योर बेंजोएट आयन हम लोग बना लें तो ये सिंपल बेंजोएट आयन के केस में हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने में थोड़ी इधर दिक्कत होती है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के साथ भी डीलोकलाइज्ड रहते हैं, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज उतना प्रॉपर डीलोकलाइज नहीं हो पाता, इसीलिए इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा कम होता है। और यही कारण है कि बेंजोइक एसिड वीक होता है एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। से फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोएट आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा कम है। ऐसा ही सभी केस में होगा, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन यहाँ एक नई बात होती है, क्योंकि आर्थो बगल में लगा हुआ है, CH3 बगल में लगा है, तो ये इसको करता है रिपेल। तो जो अभी ये COO नेगेटिव इस रिंग के साथ प्लेन में है, ये अपना प्लेन बदल देता है। जो अभी ऐसे है वो हल्का सा प्लेन चेंज कर देता है। जो जब प्लेन चेंज करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन रिंग के साथ बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज अब प्रॉपर डीलोकलाइज होने लगता है, और नेगेटिव चार्ज प्रॉपर डीलोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो एसिडिक कैरेक्टर भी इसका क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। इनहिबिशन का मतलब है रोकना। इस स्टेरिक फैक्टर ने, इस CH3 के स्टेरिक फैक्टर ने इस रेजोनेंस को इनहिबिट कर दिया। ये जो रेजोनेंस हो रहा था, इस रेजोनेंस को रोक दिया ताकि नेगेटिव चार्ज प्रॉपर डीलोकलाइज हो पाए। बस इसी को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, जिसके चलते इस ऑर्थो डेरिवेटिव की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज, अब देखते हैं इसमें, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस, सेम सबशेल डिक्रीज करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेम सबशेल की एनर्जी डिक्रीज करेगी। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सबशेल्स की एनर्जी डिक्रीज करती है। हाइड्रोजन के 2s की जो एनर्जी होगी वो लिथियम के 2s की एनर्जी से कम होगी, ज्यादा होगी, और लिथियम के 2s की एनर्जी सोडियम के 2s से ज्यादा होगी, और सोडियम के 2s की एनर्जी पोटेशियम के 2s से ज्यादा होगी। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल इंक्रीजेस विद द ZF। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इंक्रीजेस नहीं, यहाँ होना चाहिए डिक्रीजेस। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो A इज ट्रू है लेकिन R इज फॉल्स है। रीजन इसका कैसा है, फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट है, तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें बहुत आसान है, S2TE, S2SE, S2S, S2O। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट आपका सही नहीं है। तो नीचे जाने पर लगातार बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन घटती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसका बिल्कुल सही। बेसिक कैरेक्टर ही आगे जाने पर इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि F2Cl2 Br2 I2 बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का होगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यही थर्ड ऑप्शन जो है वो सही नहीं मैच है, और ये एसिडिक कैरेक्टर का भी बिल्कुल सही ऑर्डर है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ये सही नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द OO बॉन्ड लेंथ, देखो बेटा ये तो बहुत आसान है कि H2O2 में प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा, O2 में प्योरली डबल बॉन्ड होगा, और O3 में चूंकि रेजोनेंस पाया जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई, H2O2 में OO के बीच। फिर किसकी हो गई, फिर हो गई O3 में, और फिर हो गई O2 में। तो आंसर थर्ड सही हो गया। भाई इसमें प्योरली डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का मामला है ड्यू टू रेजोनेंस, और जबकि इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड है OO के बीच। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको सर डिस्कस करेंगे। The value of the magnetic moment of the Bohr magneton for a transition series of 40 देखिए √48 का मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 6 रही होगी तब ऐसा हो पाएगा, क्योंकि √n+2 होता है, और √n+2 में जब तुम अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 रखोगे तो 6 + 2 8, 6 2 8 48, √48 तभी आएगा। अब देख लो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 1 है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है।
तो आंसर कौन सही हो जाएगा? फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई। काटने जोड़ने वाला सिस्टम नहीं है। हाँ